get removed, please join back. Yeah. Do you know something about accounting standards? क्या आपने पहले कभी ये शब्द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने हैं क्या? ठीक है. So accounting standard, fine, got the message. That is what I was trying to know from you. Chalo, let me first tell you something about an accounting standard, and then we will move on towards our regular accounting standard too. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, मेरे को बताओ. What is the best thing that you liked in your school? आप लोग सब अलग अलग स्कूल में जाते थे. What is the best part in any school? आप अपने स्कूल का बताओ, हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है. What is the best thing that you liked in your school? Come on friends, be more active, be more participative. सब लोग स्कूल गए हैं. प्लेग्राउंड, ओके. बिहेवियर ऑफ टीचर्स, ओके. प्लेग्राउंड, डिसिप्लिन, न्यू टीचर्स, फ्रेंड के साथ मस्ती, पीटी पीरियड, एवी लेक्चर्स एंड रिसेस, पीटी लेक्चर, डिसिप्लिन, प्लेग्राउंड, यूनिफॉर्म, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स एंड टीचर्स. चलो, अक्षय ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया है, यूनिफॉर्म. ऐसा क्या खास बात है बेटा यूनिफॉर्म में? हेलो सर, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. बोल सर, यूनिफॉर्म सबका सेम होता है ना? बरोबर, परफेक्ट. आपने ही बताया था कि जब हम स्कूल में होते तो हमको समझ बहुत कम होती है. वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था. और इसके लिए अच्छा तो हमको लगता है अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो अगर कोई अमीर है और कोई गरीब है तो वो यूनिफॉर्म देख के उनको लगता कि बाबा ऐसा क्यों. Yes, very good, very nice Akshay. I am happy that you are able to recollect that. मैंने क्लासरूम में कभी तो भी ये बात डिस्कस किया था कि स्कूल का सबसे बेस्ट पार्ट मतलब प्लेग्राउंड, स्कूल, टीचर्स, क्लासरूम. I always like all these things, but apart from that the best thing is uniform. क्योंकि उस कच्चे उम्र में आदमी या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा. आदमी बोलेगा ले बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, उस उम्र में अपने को बाजू वाले का हर चीज अच्छा लगता है. ठीक है, उसने नया ड्रेस लिया, नया कंपास लिया, नया स्केल लाया, नया पेन्सिल लाया, नया शू लिया, नया ये किया, नया वो किया. अपने को लगता है आपल्याला कधीच होत नाही आपल्या आयुष्यात. हम लोग हमेशा कंपैरेटिव मोड में रहते हैं. और कपड़ा एक ऐसा चीज है जहां पर अमीर अपना अमीरी दिखा सकता है. कॉलेज में आप जैसे ही जाते हो वैसे ही लोग अलग अलग कपड़ा पहन के आते हैं. दे शो देयर रिचनेस इन क्लॉथ्स. लेकिन उस उम्र में आते आते 16, 17, 18 में आते आते तुम लोग को मालूम है कपड़ा में कोई दम नहीं है, इधर सब कुछ है. तुम बड़े हो गए रहते हो. आज तुम्हारे सामने कोई कितना भी जबरदस्त कपड़ा पहन के आए, तुमको मालूम है खुद का थोड़ी कमाया है, माँ बाप का कमाया हुआ है. खुद का क्या चीज है बोला तो खुद का दिमाग है. तो आज अगर आप किसी चीज को रेस्पेक्ट करते हो तो वो है नॉलेज. डज एवरीबडी एग्री विथ मी? तुमच्या समोर कोणतरी मस्त जबरदस्त मोठी गाडी घेऊन आला, ऑफकोर्स यू विल लाइक इट. ऑफकोर्स बोले यार क्या जबरदस्त गाडी है, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड मालूम है स्वतःचा नाही रे, बापाने कमवलंय. Means that doesn't affect your confidence to a great extent. यही अगर स्कूल में अगर वो जबरदस्त गाड़ी या टूटा फूटा टू व्हीलर में भी आता था तो भी तुम बोलते थे मैं गरीब है यार, मेरे को नहीं जमेगा यार, मेरे से जिंदगी में ऐसा गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ. तुम भले ही क्लास के टॉपर रहोगे, अच्छा पढ़ाई करते रहोगे, अच्छे खेलकूद में रहोगे, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जमीन के अंदर धस जाएगा. जस्ट बिकॉज उसके पास कुछ चीजें ऐसी है जो अपने को इम्प्रेस करती है. मेरे दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी, सब में एक समानता लाने के लिए सबके कपड़े, सबके कलर सेम रखा. दैट वाज द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म्स. मैंने 12वीं में भी ये स्टोरी सुनाया हुआ है कि व्हाई आर यूनिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट इन स्कूल्स.
माय डियर फ्रेंड्स, इट ब्रिंग्स इवननेस, एक समांतर, सब बच्चे लोग एक जैसे हैं टीचर्स के लिए, ये बताने का यूनिफॉर्म से आसान तरीका कुछ भी नहीं है। इंडिया में मेरे दोस्तों, आप लोगों को अभी बैलेंस शीट रीड करने को नहीं आता, अभी आप लोग बैलेंस शीट बना सकते हो, आपको लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या, ये सब मालूम है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने दो कंपनी का बैलेंस शीट डाल दिया मैंने, बोला बताओ कौन सा कंपनी अच्छा है, तो शायद आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि रीडिंग द बैलेंस शीट इटसेल्फ इज एन आर्ट। I'm telling you, reading the balance sheet itself is an art. बैलेंस शीट कैसा रीड करने का मतलब क्या सर, कि ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है कि बुरा है, इसका सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है कि बुरा है, ये आपको नहीं समझ में आता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और अलग अलग लोग जो है ना अलग अलग तरीके से पेश करते हैं इंफॉर्मेशन। देयर इज एन अनदर वर्ड इन इंग्लिश विच इज कॉल्ड एज एम्बिग्विटी। क्या शब्द है मेरे दोस्तों? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब नॉट क्लियरली। बीसी में आपको ये वर्ड आएगा कि कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट हैव एम्बिग्विटी। बात करने में कुछ लोग चालाक होते हैं। मैं पूछता हूं क्लासरूम में कि भाई साहब होमवर्क किया क्या, तो उसका सीधा जवाब रहता है नहीं किया, लेकिन वो नहीं किया एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा काल मी ना बाहेर गेलो होतो। माझा प्रश्न काय असतो, होमवर्क केला का? सर मी काल बाहेर गेलो होतो। आई शुड अंडरस्टैंड वो बाहर गया मतलब होमवर्क नहीं किया। क्लॅरिटी नहीं है, अगर उसने नहीं किया बोल दिया तो नहीं किया, मी बाहेर गेलो होतो याचा अर्थ त्यांनी केलं पण असेल नाही पण केलं असेल। सर माझ्याकडे लाईट गेलेली, आंसर्स रहते हैं बच्चे लोग की, बेटा होमवर्क केलं का? सर माझ्याकडे ना लाईट गेलेली। सर माझा नेटवर्क उडाला, आंसर्स ये देते। जवाब को सवाल क्या है और जवाब क्या है, आपको ये दोनों में रिलेशन कुछ नजर आ रहा है क्या? और जरा खुद जरा सोचते बैठना, तुम लोग में से भी ऐसे कई सारे बार ऐसा जवाब आता है, पूछता कुछ और है टीचर, आपको मालूम है उसका आंसर क्या है। माँ बाप भी अपने को बहुत बार कुछ काम देके जाते हैं, आके पूछते हैं, हम लोग उड़वा उड़वी का जवाब देते, कुछ तो भी भलता ही बोलते हैं अपन, भले ही अभी हाँ विचार लगा आणि बोलतात दूसरा, एकदम परफेक्ट मयूर। सो बोलने का मेरे को आपको क्या है कि जब चीजें क्लियर नहीं है, व्हेन द थिंग्स आर नॉट क्लियर, इट इज कॉल्ड एज एम्बिग्विटी। मैं आपको एक सिंपल बहुत अच्छा स्टोरी बताता हूं यहाँ पर। एक है ना किंगडम, जूना जमाने का बात है, एक राज्य में दो बड़े बड़े शैतान लोग आते हैं और चैलेंज करते हैं कि हमको यहाँ पर कोई मार के दिखाए तो हम लोग ये राज्य से चुपचाप चले जाएंगे, वरना ये राजा को ये राज्य हमको समर्पित करके जाना पड़ेगा। जूना जमाने में ऐसे ही होता था ना, दादागिरी चलता था। तो दो राक्षस लोग आ गए, जाइंट ह्यूज 8 फुट, ठीक है, अपन ऐसा देखेंगे, शरीर से एकदम तगड़े। अब राजा डर जाता है, वो बोलता है, सब लोगों को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है, इधर उधर बुलाता है, बोलता है यार कौन इनके साथ लड़ेगा, जरा बताओ, ऐसा ढूंढ के आओ, जाओ पूरे अपने राज्य में ढूंढ के आओ, ऐसा कोई आदमी है क्या जो इनके साथ लड़ सकता है। तो सब लोग बोलते हैं यार इनसे कौन लड़ेगा, पागल हो गया क्या। उतने में एक गांव खेड़े में उनके राज्य में एक आदमी एक बहुत बड़ा ऐसा क्या बोलते हैं टी शर्ट टाइप पहना रहता है, ऑफकोर्स टी शर्ट नहीं रहता उस जमाने में, उसमें लिखा रहता है 7 at 1 blow, 7 लोगों को एक साथ मारा हुआ। और तो राजा के जाके जो मंत्री लोग रहते हैं बोलते 7 लोगों को एक साथ मारा, बोलते है 2 लोगों को मारने का चलेगा क्या, तो बोलता है मैंने 7 को मारा है, चल देखते हैं। राजा के सामने जाके खड़ा करते हैं, बोलता है ये देखो ये आदमी है, वो टी शर्ट पहन के खड़ा है, 7 at 1 blow। अब 7 at 1 blow, राजा पूछता है किसको मारा,
कौन ऐसे 7 लोग हैं जिसको तूने मारा? तो बोलते 7 मच्छर मारा मैंने एक साथ। क्या जवाब देता है? 7 मच्छर। लेकिन टी शर्ट में क्या लिखा है? 7 at 1 blow। एका फटक्यात 7 जणांना मारलं। एम्बिग्विटी, नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब उसको 2 शैतान लोग के सामने छोड़ेगा तो क्या होएगा, इसके आगे मेरे को स्टोरी बताने का जरूरत नहीं। तो बैलेंस शीट में भी लोग है ना बहुत फ्रॉड करते। तुम लोगों ने सुना रहेगा फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्कैम होता है, बहुत लफड़े होते हैं, कारण क्लैरिटी नहीं होता। तो एक क्लैरिटी, एक प्रॉपर सिस्टम होने के लिए एक रूल्स बनाए गए, एंड दैट रूल्स इन इंडिया इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रूल्स विच आर मेड फॉर uniform presentation of certain items of balance sheet or certain accounting process। आज की तारीख में there are more than 30 accounting standards, 30 different rules for different things। Accounting standard 1 is for डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, कि आप अपने बिजनेस में क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हो। जैसे आप डिप्रीसिएशन की बात करें तो वी नो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रीसिएशन। व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रीसिएशन? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप उसमें से कौन सा फॉलो करने वाले हो? मेरे दोस्तों, आपने दो ही सीखा है। वैसे डिप्रीसिएशन चार्ज करने के 27-28 अलग अलग मेथड्स है। इसके अलावा भी इंडिविजुअल बिजनेस में अलग मेथड फॉलो हो सकता है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से डिप्रीसिएशन मॉडल ढूंढ सकते हो। आगे चल के अकाउंट्स में आप सीखोगे डिप्रीसिएशन, ये शब्द के ऊपर 1000 पेज का एक अलग सा छोटा सा टेक्स्ट बुक है, फक्त 1000 पान आहेत, आणि त्यामध्ये एकच शब्द दिलेला आहे, अर्थ कसल्या शब्दाचा? डेप्रिसिएशन। तो उसमें से आप क्या फॉलो करने वाले हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। हम लोग आगे देखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन में कई मेथड्स है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि आप कौन सा जो है अकाउंटिंग मेथड फॉलो करने वाले हो। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप में से कितने लोगों को 12वीं का ऑब्जेक्टिव्स याद है? उन लोगों को एक वर्ड याद आएगा यहाँ पर जो मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद है क्या किसी को? हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लास्ट में सीखा था। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ऐसे कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, गुडविल के लिए है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है, हर प्रोसेस एमलगमेशन कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन कैसे होगा, इस सब चीजों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो उसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सब लोगों को समझ में आया मेरे दोस्तों? वैसे इसके भी कई सारे मेथड्स है, लेकिन हमको 2 ही मेथड्स AS2 बोलता है। पहला मेथड है FIFO। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और दूसरा है एवरेज कॉस्ट मेथड। हर एक के अपने अपने फीचर्स है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ एप्लीकेबल होता है, ध्यान में रख लेना। FIFO मेथड इज एप्लीकेबल फॉर light-weighted and perishable goods। जनरल नेचर आ गया।
मैंने आपको एग्जाम्पल कल किसका दिया था, याद करो, फिफो बताने के लिए। कल अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, ब्रेड। ब्रेड कैसा है, लाइट वेट भी है और पेरिशेबल भी है। बिस्किट लाइट वेट भी है और पेरिशेबल भी है। आई होप एवरीबडी आर अंडरस्टैंडिंग, रिकलेक्टिंग थिंग्स, जो कल सिखाया वही चीजें। अब सोचो कि आपका फर्नीचर का दुकान है, बड़ा शोरूम है फर्नीचर का। कभी उल्लासनगर गए रहोगे तो आपने देखा रहेगा, फर्नीचर बाजार है 2 नंबर में। अब उधर क्या रहता है, अलग अलग प्रकार के शोकेस, कपाट, सोफा, ये सब रहता है। ये भी कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है। मेरे को बताओ, जैसे आप ब्रेड को, जूना ब्रेड आगे रखो, नया ब्रेड पीछे रखो, वैसा सोफा, कपाट, ये सब चीज को उन लोग जूना रहेगा तो आगे रखो, पीछे पीछे नया वाला रखो, ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब पागलपन हो जाएगा ना, वो इतना वजन उठा के आगे पीछे करते रहो, वर्कर लोग भी परेशान हो जाएंगे कि मालिक क्या पागल हो गया है क्या। तो उसको क्या है, वो चीज खराब नहीं होने वाला है। जो लॉन्ग टर्म चलता है और जिस बहुत हेवी रहता है, उसके लिए मेथड एक आता है जिसका नाम है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा मेथड आता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ फ्रेंड्स, ध्यान में रख लेना कि ऐसे कई सारे मेथड। एक कहता है हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट? जो सबसे महंगा वाला प्रोडक्ट्स रहेगा उसको पहला बेचो। बहुत सारे दुकानों में ना सेल्समैन को स्कीम रहता है कि जो जितना बेचेगा उसको उतना ज्यादा कमीशन। तो सेल्समैन क्या करता है, एज ए कस्टमर तुम गए तो तुमको सबसे महंगा प्रोडक्ट ही चिटकाने का कोशिश करता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा। एक होता है जो हाई डिमांड में रहता है प्रोडक्ट, ठीक है, हाई डिमांड में रहता है, मतलब ऑर्डर लिखाना पड़ता है। जैसे तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, आई डोंट नो, एप्पल का कोई नया सीरीज आने वाला रहेगा तो उसका एडवांस बुकिंग पहले से, मतलब लॉन्च होने से पहले ही बुकिंग चालू होता है। पता है क्या एप्पल का सीरीज? मतलब अभी तक प्रोडक्शन हुआ नहीं लेकिन फिर भी ऑर्डर्स चालू हो गए। तो ऐसे टाइम पे आता है निफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रोडक्शन हुआ नहीं लेकिन फिर भी सेल चालू हो गया उसका, प्री ऑर्डर बुकिंग। यस, परफेक्ट आशीष। तो ये सब अलग अलग मेथड्स है। और जहां पर सारे प्रोडक्ट्स मिक्स रख सकते हैं वहां पर आता है एवरेज कॉस्ट मेथड। वहां पर क्या आता है? एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट में, अभी जैसे एक स्टेशनरी का दुकान सोचो, स्टेशनरी के दुकान में अगर आप, अपने क्लास के ऊपर भी स्टेशनरी का दुकान है, उसके इधर से अगर आप कभी पेन खरीदने गए, पेन, तो मेरे को बताओ, पेन का जो रैक रहता है वो आपने देखा है क्या कभी? कैसे रहता है वो? तो एक ड्रॉवर रहता है, ड्रॉवर में अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे पेन पड़े रहते हैं। जैसे उसमें कम हो गया, ये भाई एक पैकेट फोड़ता है और उसके अंदर ही डालता है। तो उसमें ये पहला खरीदा हुआ, ये दूसरा खरीदा हुआ, ये तीसरा खरीदा हुआ, ऐसा अलग अलग नहीं। जब सामान सब मिक्स्ड रहता है वहां पर फॉलो होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। So average cost method is applicable for goods which are stored together without bifurcating old and new goods। यहाँ पर मैंने पेन का एग्जांपल, जो एग्जांपल देता हूँ, फिफो बोला तो ब्रेड, एवरेज कॉस्ट बोला तो पेन। याद रखोगे ना, तुमको झंझट नहीं रहेगा। तो फिफो मेथड में और एवरेज कॉस्ट मेथड में फर्क क्या है? फिफो में अलग अलग रखना पड़ता है। अलग अलग म्हणजे काय सर? जैसे आपको याद रहेगा तो हम लोग जब भी सामान खरीदते थे अलग अलग रखते थे। याद है क्या कि 1 रुपया वाला अलग, 1 रुपया 10 पैसे वाला अलग। एवरेज कॉस्ट में अलग अलग नहीं, सब मिक्स हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में
under average cost method, the total quantity and total cost will be recorded first and then average rate will be found out. सिर्फ फर्क समझ लो मेरे दोस्तों, क्वांटिटी का टोटल और कॉस्ट का टोटल कर देने का और उसके बाद एवरेज रेट फाइंड आउट करने का। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला रहेगा एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आया, घबराओ मत, अपन एग्जांपल लेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। एवरेज रेट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये कैसा होता है मैं आप लोगों को एक वही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग सॉल्व करके आई विल शो टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस मच? सबसे पहले यहाँ पर गुड्स एक साथ रखते, अलग अलग रखने का जरूरत नहीं है। क्वांटिटी और कॉस्ट रिकॉर्ड करने का और एवरेज रेट लास्ट में कैलकुलेट करने का। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सबके पास क्वेश्चन होगा ना? यस, so I'm just taking out that question for you all people. चलो क्वेश्चन नंबर 7 सब लोगों ने सॉल्व किया है, वापिस एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसमें वेटेड एवरेज मेथड करेंगे तो हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है 600 केजीज एट द रेट ऑफ 4 पर केजी। तो फ्रेंड्स हम लोग लिखते वक्त सबसे पहला कंपनी का नाम कुछ दिया नहीं है, मेसर्स डैश। Source ledger is nothing but that is our stock statement showing value of stock. Columns, I know by this time everybody knows that we have date, then we write purchases में 3 कॉलम आता है, quantity, rate, rupees। फिर सेल्स एक ही इश्यूज है, एक बार देख लेने का, जो रहेगा वो लिखने का। इश्यूज दिया है, इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, और मैं हमेशा लिखता हूं वो है स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। क्वांटिटी, रेट, okay. Are we all ready? परफेक्ट। और एक कॉलम उस दिन मैंने आपको बताया था हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे, दैट विल बी रिमार्क्स। फर्स्ट जनवरी 2003, तो 2003 जनवरी 1 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्वांटिटी है 600 केजीज, रेट है 4 रुपीज, वैल्यू होगा 2400 और रिमार्क्स कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। नो चेंज एज फार एज ओपनिंग स्टॉक इज कंसर्न्ड।
2 जनवरी को 200 केजी खरीदा, तो जनवरी 2 हमने 200 क्वांटिटी खरीदा, रेट क्या है, 4 रुपया में ही खरीदा, तो वैल्यू हो गया 800। फ्रेंड्स क्या करने का, एवरेज कॉस्ट मेथड में क्वांटिटी को ऐड करने का, 600 प्लस 200, तो क्वांटिटी विल बिकम 800, क्वांटिटी विल बिकम हाउ मच, 800। रुपीस कॉलम 2400 प्लस 800, सो रेट विल बी 3200। और फिर टोटल कॉस्ट 3200, तो टोटल क्वांटिटी 800, तो रेट आएगा 4 रुपया। ये 4 रुपया अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, तो 3200 डिवाइडेड बाय 800। तुम बोलोगे सर सेम तो है ना, हाँ यहाँ पर सेम है, क्योंकि पहले का रेट और अभी का रेट दोनों सेम है, इसीलिए एग्जिस्टिंग न्यू रेट इज ऑल्सो सेम, नहीं तो ये बदलेगा। तो हर परचेज में रेट बदलेगा। क्या याद रखने का, हर परचेज में क्या होगा, रेट चेंज हो जाएगा। एम आई क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन? परफेक्ट। 5 जनवरी को 800 यूनिट खरीदा, 5 जनवरी को हमने खरीदा कितना या क्वांटिटी, 800। क्या भाव से खरीदा, 5, तो 800 into 5, cost will be rupees 4000. Now friends, 800 plus 800, बोलो कितना आने वाला है, टोटल स्टॉक का वैल्यू 1600, कॉस्ट 3200 प्लस 4000 यानी आएगा 7200। 7200 डिवाइडेड बाय 1600 करो, 7200 डिवाइडेड बाय yes 1600, रेट विल बी 4.5 या 4.50। हर परचेज के वक्त रेट चेंज होगा। एवरेज रेट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, यही मैंने थियरी के वक्त लिखा के दिया था। 8 तारीख को 400 केजी खरीदा, 8 जनवरी को 400 क्वांटिटी खरीदा 6 रुपए के भाव में, तो इसका कीमत हो गया 2400। सेल में 0 लिख रहा हूं, तो 1600 और 400 क्वांटिटी हो गया 2000, 7200 और 2400 ऐड करोगे तो होगा 9600। सो मेरा एवरेज कॉस्ट बनेगा 9600 डिवाइडेड बाय 2000, 9600 divided by 2000. So my average rate will become 4.80. My dear friends, is everybody with me? 37 लोग मेरे को दिख रहे स्क्रीन पर, मेरे को छोड़ दिया तो 36, मेरा एक स्टाफ को छोड़ दिया तो 35। I hope all the 35 students are there. कोई अटेंडेंस लगा के पिक्चर तो नहीं देख रहा है, व्हाट्सएप तो नहीं चालू है किसी का? मेरे को सब दिखाई देता है, मैंने तुम्हारे इधर इंटरनल कैमरा हैक करके रखा है। तुम क्या कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है यहाँ से। बहुत सारे जनों का रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अरे हस्ती क्या है सुप्रिया। कुछ दिनों में मैं देखना ये भी करूंगा, मेरा शब्द याद रखना। मैं क्लासरूम में कभी तो भी सिखाते हुए बोलता था, एक दिन आएगा मैं घर पे बैठ के पढ़ाऊंगा, तुम लोग घर पे बैठ के सुनोगे। आज दिन वो सच्चाई हो गया है। अभी मैं आगे का एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ऐसा एक पीसी आएगा जहां पर मेरे हाथ में एक हैंडल होगा और तुम्हारे लैपटॉप के बाजू में ऐसा एक लकड़ी खड़ा रहेगा। मैं हैंडल प्रेस करूंगा और लकड़ी तुमको ठप करके कान के नीचे मारेगा। जब हाँ, ये आएगा, ये दिन आएगा।
हर एक नाम से मेरे सामने ऐसा लकडी रहेगा, मैं सिर्फ बटन प्रेस करूंगा उधर हे उठ रे लक्ष दे असं होणार. तुम लोग हंस रहे हो आज मेरे टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी कौन, ऐसा मैं जोक मारता हूँ, तुम में से कल कोई आईटी फील्ड में गया बोलेगा सर ने ऐसा कुछ तो आयडिया बोला था, गरज आहे त्याची. विद्यार्थ्यांना अधून मधून अभी वो कैसा भी हो सकता है, लकड़ी बोला तो लकड़ी एक वाइब्रेटर रहेगा जो तुमको कनेक्ट करते हो, ऐसा जैसा मैंने अभी ये लगाया, तो सोचो ना इधर एक वाइब्रेटर लगा दिया मैंने, तो अगर मेरे को किसी को पनिशमेंट देने का, मैं वाइब्रेटर दबाएगा वो उधर से ड्र करेगा पनिशमेंट, नवीन प्रकारचा. हाँ शॉक शॉक, ये भी बड़ा भारी चीज है, झटका देगा टाइम पे, कुछ भी कर सकते हैं अपन. चलो कॉमर्स वाले लोग हैं, कॉमर्स वाले को कोई कभी बीट नहीं कर सकता है. 9 जनवरी को 1000 यूनिट इशू किया. अब ये सबसे इजी है मेरे दोस्तों, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट मेथड. कि पहले अपने को ना फिफो में देखना पड़ता था, पहिला गेलं, दूसरा गेलं, तीसरा गेलं. इधर है ना सब एक साथ है, क्वांटिटी अलग अलग किया ही नहीं, तो विकणं इश्यू करणं सर्वात सोपं. सो अगर मैंने 1000 क्वांटिटी इशू किया तो 1000, रेट एवरेज रेट 4.80, तो वैल्यू आ जाएगा 4800. पहला जो डिफिकल्ट था सेल्स डिफिकल्ट था, याद है क्या आप लोगों को, सेल करते हो ध्यान देना पड़ता था. इधर सेल बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास सारे क्वांटिटी एक साथ है, तो 2000 में से 1000 गया तो 1000. इधर परचेज हुआ तो ज्यादा ध्यान देने का बस, तो मेरा स्टॉक बचेगा 4800. डिफिकल्ट है इजी है, इजी है डिफिकल्ट है, बस फर्क समझ के रखना. 10 जनवरी को रिसीव्ड 1200 kgs एट 7 पर kg. 10th जनवरी को I have purchased 1200 kg at 7, so my value will be 8400. सेल्स के इधर सब 000. अब क्वांटिटी कितना रहेगा, 1000 प्लस 1200, दैट इज 2200. 4800 प्लस 8400, 13200. 13200 divided by 2200 आपल्याला रेट मिळेल 6. हमेशा राउंड फिगर आएगा जरूरी नहीं है, डेसिमल आया तो डेसिमल में लिखने का, 2 डेसिमल तक लिखने का बस, ज्यादा झंझट पालने का नहीं. 11 तारीख को 11th जैन को 100 यूनिट्स इशू हुआ, सॉरी 400 यूनिट्स इशू हुआ है, तो 400 रेट 6, वैल्यू 2400, तो स्टॉक बचेगा 1800 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से. जरा मल्टीप्लाई करो 1800 इंटू 6, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 6, 10,000 नहीं रे यश, आई डाउट. 6 8 48 है, हाँ 10,800 आएगा. परफेक्ट. इसके बाद 14 जनवरी को 14th जनवरी को फिर से इन्होंने 1200 यूनिट इशू किया है 6 रुपए के हिसाब से, 7200 रुपया वैल्यू होएगा उसका, तो स्टॉक में बचेगा 600 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 9600, सॉरी 3600, 16,600 कर दिए. That is the value of stock as per weighted average method.
बोलो, could you all understand what I taught you? Any doubts in this? You can please let me know. तो क्या याद रखने का, एवरेज कॉस्ट मेथड का एक ही फैक्टर है कि आपको हर परचेज में जो है यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर रिकॉर्डिंग द थिंग्स प्रॉपरली. हर परचेज में रेट बदल जाएगा.